हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभिमन्यु वसुधा के कहने पर इशिका के साथ लंच लेना चाहता था, पर जब वो उसे बुलाने गया तो नक्श और इशिका की सोर्सेज लाइब्रेरी में बहस हो रही थी। रोहन के आने की वजह से अभिमन्यु उन्हें छोड़कर वापस केबिन में आ गया था। वहीं जब इशिका ने ऊपर जाकर अभिमन्यु के मैसेज चेक किया तो वो जल्दी से अभिमन्यु के फ्लोर पर पहुंची। इशिका ने अभिमन्यु की केबिन का दरवाजा खोला तो वो अपने काम में लगा हुआ था। इशिका ने पहले उसे ध्यान से नहीं देखा था। ब्लैक सूट के साथ व्हाइट शर्ट में वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने अपना ब्लेजर पीछे टांग रखा था। वेस्ट कोट पहने हुए और शर्ट को कोहनी तक फोल्ड किए हुए वो बहुत हॉट लग रहा था। इशिका ने गहरी सांस ली और केबिन का दरवाजा खटखटाकर कहा, कैन आई कम इन? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा और अंदर आने का इशारा किया। अभिमन्यु ने भी कभी इशिका को ध्यान से नहीं देखा था। उसने भी उसी की तरह ब्लैक ऑफिस सूट पहना हुआ था, जिसके स्लीव्स उसने कोहनी तक फोल्ड कर रखी थी। सॉरी, वो मैंने तुम्हारे मैसेज चेक नहीं किए थे, इशिका ने सफाई देते हुए कहा। लंच वहाँ रखा हुआ है। लेफ्ट साइड में आगे जाओगी तो ओवन रखा हुआ है, गरम कर लो, अभिमन्यु बोला और फिर अपनी फाइल समेटकर डाइनिंग टेबल की तरफ आने लगा। उसके आने तक इशिका ने खाना गरम किया। वो वापस टेबल पर खाना रख रही थी, तभी अभिमन्यु उसके पास आया और उन दोनों की साथ में एक फोटो क्लिक की। इशिका उसके इस बर्ताव का कारण पूछ पाती उससे पहले उसने देखा अभिमन्यु फोटो वसुधा जी को भेज रहा था। इशिका समझ गई थी कि इस लंच के लिए जरूर वसुधा ने उससे जिद की होगी। अभिमन्यु भी उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गया। अभिमन्यु का बिहेवियर काफी नॉर्मल था। इशिका ने मन ही मन कहा, लगता है इसने लाइब्रेरी में हमारी बातें नहीं सुनी थी। थैंक गॉड बच गई, वरना इसके ताने फिर से शुरू हो जाते। इशिका ने फिर डाइनिंग टेबल पर रखे खाने की तरफ देखा, जिसमें ज्यादातर सैलेड और हाई प्रोटीन फूड रखा हुआ था। इशिका ने बातचीत की शुरुआत करते हुए जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, लंच काफी अच्छा है मिस्टर राजवंश। अभिमन्यु ने इशिका की तरफ तिरछी निगाहों से देखा और सिर हिलाकर कहा, सुना है, अच्छा खाना खाने से हमारी सहन शक्ति भी अच्छी होती है। फिर हमारे साथ कोई कुछ भी करे हमें एहसास भी नहीं होता, हम बिल्कुल नॉर्मल रिएक्ट करते हैं। अभिमन्यु की बातों से साफ था कि वो इशिका को ताने मार रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि इशिका ने नक्श के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लिया। वो चाहती तो उसकी कंप्लेंट तक कर सकती थी। इशिका की नजरें नीचे हो गई थी। वो कुछ पल बाद अभिमन्यु की तरफ देखकर बोली, मुझे अभी याद आया कि मैंने बिल्लू को कुछ नहीं खिलाया है, मैं उसी के साथ खाना खा लूंगी। इशिका जल्दी जल्दी वहां रखे एक बॉक्स में अपने लिए थोड़ा खाना पैक करने लगी। उसने जल्दी से खाना उठाया और अभिमन्यु से बोली, लंच के लिए थैंक यू सो मच। इशिका ने अभिमन्यु के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और वहां से चली गई। वहीं उसके जाते ही अभिमन्यु के चेहरे के भाव सर्द हो गए और उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बांध ली थीं। मैं पिछले 2 घंटे से उसके लिए वेट कर रहा हूँ और मैंने कुछ नहीं खाया, और उसे उस अजीब कुत्ते की पड़ी है जिसका नाम बिल्लू है। डिस्कस्टिंग, अभिमन्यु चिढ़ते हुए बोला। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इशिका पर गुस्सा क्यों कर रहा था, जबकि वो खुद उसके साथ लंच नहीं करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ ऊपर न्यू एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में रोहन लंच कर रहा था। वो मन ही मन बोला, अब समझ आ रहा है वो लड़की इतनी मेहनत क्यों कर रही है। नक्श ने उसे कहीं भी काम नहीं लगने दिया होगा। वो किसी भी लड़की के सामने इतनी वाहियात हरकत कर भी कैसे सकता है। मेरी गलती है जो मैंने उसे वहां भेजा। मुझे उसे अपनी आंखों के सामने रखना होगा ताकि नक्श उसे आगे से परेशान ना करे। अच्छा दिल का होने की वजह से रोहन इशिका का कुछ ज्यादा ही सोच रहा था। वो जल्दी से लक्ष्य के पास गया और बोला, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को कुछ काम दो, मुझे वो इधर उधर भागदौड़ करती हुई नहीं दिखनी चाहिए। टाइम वेस्ट करने वाले लोग मुझे पसंद नहीं है। लक्ष्य ने उसकी बात पर हामी भरी और कुछ फाइल्स के साथ इशिका के पास पहुंचा। इशिका लंच करके फ्री हुई ही थी और वो डेटा लाइब्रेरी में जाना चाहती थी कि तभी लक्ष्य आ गया। उसने उसे कुछ फाइल्स देते हुए कहा, रोहन सर का ऑर्डर है कि तुम इधर उधर घूमकर टाइम वेस्ट मत करो, इन फाइल्स के ऊपर काम करो। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी। काम देने के बाद लक्ष्य अपने क्यूबिकल में आया और गहरी सांस लेकर बोला, अब मुझे लक्ष्य सर से डांट नहीं सुननी होगी। कम से कम 1 महीने के लिए मिस सिंघानिया के पास काम है और वो उन्हें इधर उधर दौड़ती भागती नहीं दिखाई देगी। लक्ष्य खुश था कि उसने एक साथ इशिका को 1 महीने तक के लिए उलझा दिया था, लेकिन उसे काम करते हुए अभी 40 से 45 मिनट बीते ही थे कि इशिका फाइल्स के साथ लौटी और कहा, ये हो गया है,
कुछ और काम है तो बता दो, वरना मैं डेटा लाइब्रेरी जा रही हूँ। इतनी जल्दी हो गया? रुको, मुझे चेक करने दो। जरूर तुमने जल्दबाजी में कोई गड़बड़ की होगी। लक्ष्य हैरानी से बोला और उन फाइल्स को चेक करने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने इशिका को जो काम दिया था वो उसने इतनी जल्दी निपटा दिया था। लक्ष्य इशिका को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता था। रोहन ने उसे साफ तौर पर कहा था कि उसे इशिका को काम देना है और लक्ष्य के पास ऐसा कुछ नहीं था जो वो फिलहाल इशिका को दे सके। जल्दबाजी में उसने अपने मॉड्यूल का काम इशिका को दे दिया, जिसमें वो लगभग 1 हफ्ते से उलझा हुआ था। हैरानी तो उसे तब हुई जब लगभग 1.5 घंटे बाद इशिका वो काम करके उसके केबिन में आई। उसे देखकर लक्ष्य हैरानी से बोला, डोंट टेल मी, तुमने ये कर लिया है? मैं 1 हफ्ते से नहीं कर पा रहा था, तुम इतनी जल्दी कैसे कर सकती हो इसे? तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, इशिका ने बेपरवाही से कहा और फाइल उसके सामने रख दी। वो बिल्कुल ठीक था। लक्ष्य ने इशिका को रुकने को बोला और रोहन को जाकर सारी स्थिति बताई। रोहन ने फाइल देखकर सख्त आवाज में कहा, ये सच में बहुत आसान है, तुम ओवर थिंकिंग कर रहे थे, इस वजह से तुम इसमें अटके हुए थे। देखो, एक अंडर ग्रेजुएट ने तुम्हारे काम को आसानी से कर दिया। काम तो हो गया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं उसे क्या काम करने को दूं। क्या हम उसे मैन इशू देखने के लिए कहें? लक्ष्य ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ ठीक है, दे दो, इससे वो कम से कम उसमें बिजी रहेगी। वैसे भी 1 महीने से मैं नहीं कर पा रहा तो वो उससे कैसे हो जाएगा? शी इज जस्ट एन अंडर ग्रेजुएट, रोहन ने जवाब दिया। उसने इशिका को नक्श से दूर रखने के लिए अपने इशू पर काम करने की इजाजत दे दी थी। इशिका को इस बार एक मुश्किल काम मिला था, जिसे खत्म करने में उसे काफी वक्त लग गया। काम खत्म होते ही उसने लक्ष्य को मेल किया और फिर उससे मिलने के लिए उसके क्यूबिकल में पहुंची। ऑफिस आवर्स खत्म होने की वजह से सब अपने अपने घर को निकाल रहे थे। इशिका को देखते ही लक्ष्य ने कहा, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई। मैं तुम्हें बताने वाला था कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। वैसे तुम काफी लकी हो जो वीकेंड से पहले ज्वाइन किया है। अब 2 दिन आराम से घर पर रहना। लेकिन वो काम जो तुमने दिया था वो, इशिका लक्ष्य को बताने की कोशिश कर रही थी कि उसने वो कर दिया है, लेकिन लक्ष्य ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, हाँ जानता हूँ वो बहुत मुश्किल है, पर तुम ज्यादा टेंशन मत लेना, आराम से करती रहो। अगर तुमसे हो तो अच्छी बात है, अगर ना भी हो तो चलेगा। वीकेंड एंजॉय करना, मंडे को मिलते हैं। लक्ष्य वीकेंड को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो रहा था और होना ही था। पूरे 5 दिन वो ऑफिस के अंदर जी तोड़ मेहनत करते थे। इशिका उसे जाते हुए देख रही थी। उसने लक्ष्य को रोकना सही नहीं समझा। अब तो मंडे को ही बात करते हैं, शायद इसे घर जाने की जल्दी है और मुझे इस टाइम पर इसे रोकना नहीं चाहिए, इशिका ने खुद से कहा। इशिका वापस अपने क्यूबिकल में आई और उसने बिल्लू को उठाया। वो खुद से बोली, मुझे यहाँ काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन रोहन इतना परेशान है तो मैंने उसके लिए ये सॉल्व कर दिया। अब तो मंडे को ही इस बारे में बात होगी। इशिका ने बिल्लू के साथ अपना बैग उठाया और फिर वहां से जाने के लिए निकल गई। वहीं दूसरी तरफ ऊपर अभिमन्यु का काम भी खत्म हो चुका था। वो लैपटॉप बंद करके फाइल असेंबल कर रहा था, तभी पृथ्वी वहां पर आया। उसने अभिमन्यु से पूछा, सर आप किसके घर जा रहे हैं? किसके घर से तुम्हारा क्या मतलब है? अपने घर जाऊंगा और कहाँ? अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं दादी की बात कर रहा हूँ। वो अपने विला में गई हैं या फिर अभी भी मिस सिंघानिया के घर पर चली गईं, इस बारे में मुझे पता नहीं है। आप उनसे मिलने जाओगे ना? पृथ्वी ने पूछा। उसके कहने पर अभिमन्यु को याद आया कि वो दादी के बारे में पूछना भूल ही गया। उसने तुरंत वसुधा को कॉल करके उनसे पूछा, दादी आप कहाँ पर हैं? कहाँ पर होंगी, मैं अभी भी हॉस्पिटल में हूँ लड़के, वसुधा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। उनके हॉस्पिटल में होने की बात सुनकर अभिमन्यु थोड़ा सा घबरा गया। उसने जल्दी से पूछा, लेकिन डॉक्टर ने कहा था कि आज आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा, फिर आप हॉस्पिटल में क्या कर रही हैं? हाँ डिस्चार्ज मिल जाता, लेकिन दोपहर को मेरे सीने में थोड़ा दर्द हुआ था। मुझे लगता है मुझे थोड़े दिन और यहाँ बिताने चाहिए ताकि मैं बेहतर महसूस करूं। क्या तुम मुझसे मिलने के लिए हॉस्पिटल आ रहे हो? वसुधा ने जल्दी से पूछा। जब अभिमन्यु ने कुछ देर तक कोई जवाब नहीं दिया तो वो मायूस होकर बोली, अगर तुम नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। अब आजकल के बच्चों को अपने बड़े बूढ़ों के लिए कहाँ टाइम होता है। बाकी यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए काफ़ी सारी नर्स है, लेकिन रात को जब पानी पीने के लिए उठती हूँ तो कोई अपना दिखाई नहीं देता। गैरों के बीच रहना अजीब लगता है, पर कोई बात नहीं, तुम अपने काम पर ध्यान दो। वसुधा एक सांस बोले जा रही थी, तभी अभिमन्यु ने कहा, ठीक है दादी, मैं आ रहा हूँ। अभिमन्यु के आने की बात सुनकर वसुधा तुरंत खुश हो गई। वो जल्दी से बोली,
ये हुई ना बात। मुझे पता था तुम अपनी दादी से बहुत प्यार करते हो। वैसे मैंने बहू को भी बोल दिया है, वो भी आज रात को मेरे पास रुकने के लिए आ रही है। ऐसा करो, उसे अपने साथ लेकर आना। अभिमन्यु कुछ जवाब देता उससे पहले वसुधा ने कॉल कट कर दिया। उसके चेहरे पर इरिटेशन साफ जाहिर हो रही थी। अभिमन्यु ने गहरी सांस लेकर मन ही मन कहा, मैं हर बार इनकी बातों के जाल में फंस कैसे जाता हूँ। दादी ने कितनी चालाकी से मुझे हॉस्पिटल बुला लिया ताकि मैं मिस सिंघानिया के साथ रह सकूं। बाकी अगर वो मेरे घर पर या अपने घर पर मेरे साथ होती तो साथ में टाइम नहीं बिताने को मिलता, लेकिन अब तो उसके साथ एक कमरे में पूरी रात बितानी पड़ेगी। ओह गॉड, क्या मुसीबत है। हर बार की तरह अभिमन्यु वसुधा के बातों के जाल में फंस गया था। मजबूरन अब उसे आज की रात इशिका के साथ ही बितानी पड़ रही थी, जिससे बचने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। पर आगे देखते हैं कि आज की रात क्या होता है। प्लीज पढ़कर समीक्षा कर दिया करो। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनी एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभिमन्यु वसुधा की बिछाए जाल में फंस चुका था। ईशिका और अभिमन्यु को एक साथ रखने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल में डॉक्टर से बात कर ली थी। वो कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल में ही रुकने वाली थी। उन्होंने जैसे तैसे करके अभिमन्यु को अपने पास हॉस्पिटल आने को मजबूर कर दिया था। वसुधा ने अभिमन्यु को अपने साथ ईशिका को लाने के लिए भी कहा था। वसुधा से बात हो जाने के बाद अभिमन्यु मन ही मन इरिटेट हो रहा था, क्योंकि उसे ईशिका के साथ रहना पड़ेगा। अभिमन्यु ने अपना सिर पकड़कर कहा, काश मैं आपको बता पाता दादी कि आपकी बहू सिर्फ पेपर्स में ही आपकी बहू है, ना कि रियल लाइफ में। ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड भी है। मुझे उससे दूर रहना होगा। उसे हमारी शादी के बारे में कभी पता नहीं चलता अगर वो अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने के लिए सिविल अफेयर्स ब्यूरो नहीं गई होती। अभिमन्यु ईशिका की नकली शादी का सच नहीं जानता था, इसलिए उसे यही लगता था कि ईशिका का बॉयफ्रेंड है। अभिमन्यु के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने ईशिका को मैसेज किया, दादी अभी तक हॉस्पिटल में है, उन्हें डिस्चार्ज नहीं मिला है। वो चाहती है कि हम साथ में हॉस्पिटल आएं। तुम पार्किंग एरिया में आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अभिमन्यु का मैसेज मिला उस वक्त ईशिका टैक्सी में थी। जब वसुधा का कॉल आया था तब वो समझ गई थी कि जरूर वो उसे अभिमन्यु के साथ आने के लिए कहेगी। अभिमन्यु से बचने के लिए ईशिका जल्दी से टैक्सी में निकल गई। ईशिका ने जवाब में लिखा, थैंक यू सो मच जो आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं अभी टैक्सी में हूँ। हॉस्पिटल में मिलते हैं मिस्टर राजवंश। ईशिका का रिप्लाई देखकर अभिमन्यु को गुस्सा आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे तो खुश होना चाहिए कि वो मेरे साथ नहीं आ रही, फिर मुझे गुस्सा क्यों आ रहा है। दोपहर को भी उसने लंच साथ में नहीं किया, तब भी मैं इरिटेट हो गया था। पता नहीं ये लड़की आखिर इतनी अजीब क्यों है। जब सामने वाला हेल्प कर रहा है तो ले क्यों नहीं लेती है हेल्प। अभिमन्यु ने चिढ़ते हुए अपना ब्लेजर उठाया और वहां से हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ ईशिका बिल्लू के साथ हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। वो मन ही मन बोली, डोंट वरी मिस्टर राजवंश, मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी। जानती हूँ कि आपने ये शादी घर वालों के प्रेशर में आकर की थी। ना जाने हम कैसे एक साथ जुड़ गए, पर एक दिन जरूर अलग हो जाएंगे। ईशिका ने खुद को तुरंत ही संभाला और वसुधा के प्राइवेट रूम में जाने लगी। वो अभिमन्यु के साथ किसी तरह के इमोशंस नहीं जोड़ना चाहती थी। नक्श के साथ उसने दिल से दोस्ती निभाई थी, लेकिन उसके बदलने के बाद वो उसे काफी हर्ट कर रहा था। जब ईशिका लिफ्ट से बाहर निकली तब उसका ध्यान सीधे वसुधा के कमरे की तरफ था। वहीं पास से राधिका और आयशा चेकअप करवाकर बाहर निकली थी। राधिका ने एक पल उसको देखा और फिर हिचकिचाते हुए आयशा से पूछा, वो ईशिका है ना? वो यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही है? वो ठीक है ना? ईशिका के बचपन में भी राधिका उसकी काफी परवाह किया करती थी और अपनी आदत के मुताबिक ईशिका को हॉस्पिटल में देखकर वो परेशान हो गई थी। ईशिका का नाम सुनते ही आयशा को गुस्सा आ गया। वो मन ही मन बोली, ये जरूर यहाँ बड़ी दादी से मिलने आई होगी। अजीब है, वो औरत भी इसे अपने कमरे में आने दे रही है, जबकि कुछ देर पहले जब मैं उनके कमरे में गई थी तब उन्होंने मुझे अंदर एंटर तक नहीं करने दिया था। मुझे छोड़ो, वो तो अपने किसी फैमिली मेंबर तक को आने नहीं दे रही है। आयशा को चुप देखकर राधिका ने फिर से पूछा, क्या हुआ? तुमने जवाब नहीं दिया। हाँ, वो ईशिका ही थी। वो यहाँ मिसेस राजवंश से मिलने के लिए गई है। वो काफी अच्छे दिल की है, तो अपना टाइम निकालकर मिसेस राजवंश के लिए यहाँ आई है। आयशा ने अपनी आदत के मुताबिक अच्छा बनने की कोशिश की।
उनके साथ में राधिका की केयरटेकर भी थी। वो पिछले कई सालों से राधिका की देखभाल कर रही थी और उम्र में उससे लगभग 7-8 साल बड़ी थी। उनका नाम श्रुति देशमुख था। साथ रहते हुए राधिका और उनकी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। आयशा की बात सुनकर श्रुति ने तिरछा मुस्कुराकर कहा, मजाक कर रही हो क्या? वो और अच्छे दिल की। इतने सालों में मैंने कभी उसे राधिका से मिलने तो आते नहीं देखा। आयशा भी श्रुति की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और उसे आंटी कहकर बुलाती थी। आयशा कुछ जवाब देती उससे पहले राधिका बीच में बोल पड़ी, ऐसा कुछ नहीं है, उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल रही है। पता है ना, उसने काफी कम उम्र में घर छोड़ दिया था और अपने दम पर अपनी स्टडीज की और आगे बढ़ी। मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ, श्रुति ने सिर हिलाकर कहा। एक तो उसकी माँ मालविका हमारे घर में जमी हुई है। मुझे वो औरत बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जैसी भी है, लेकिन एक बात सच कहती है कि ईशिका बाहर रहते हुए बदतमीज हो गई है। वो चाहती तो अपनी माँ से अलग हो सकती थी, लेकिन उसे देखकर ही लगता है कि वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह है। आपने उसके लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी कभी मिलने नहीं आई वो आपसे? श्रुति ने ईशिका को भला बुरा कहना शुरू कर दिया। आयशा ने मासूम बनते हुए कहा, मिस्टर अभिमन्यु राजवंश ने ईशिका को जॉब दी है। शायद उन्हीं के एहसान का बदला चुकाने के लिए ईशिका यहाँ पर आई होगी। एहसान तो राधिका ने भी उस पर किया था। उसकी माँ ने उसे खाना नहीं दिया तो वो खाना देती थी, कपड़े भिजवाती थी, बीमार होने पर दवाइयाँ देती थी, उससे मिलने तक जाती थी। कभी उस एहसान का बदला चुकाने तो नहीं आई वो लड़की? श्रुति ने जवाब दिया। उनकी बातें सुनकर राधिका इरिटेट होने लगी थी। उसने सख्त लहजे में कहा, अब बस करो, यहाँ हॉस्पिटल में बहस करनी जरूरी है क्या? राधिका के रोकने के बाद में भी आयशा शांत नहीं हुई। उसने कहा, सबका नेचर अलग अलग होता है श्रुति आंटी। आपको डॉक्टर मर्चेंट याद है? बचपन में उन्हें मॉम ने पैसे दिए थे ताकि वो अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके, लेकिन वो ईशिका की तरह नहीं निकले। उन्होंने मॉम की बहुत मदद की। मॉम की कंपनी को पेटेंट की जरूरत थी तो उन्होंने उसमें उनकी हेल्प की। बदले में उन्होंने एक पैसा तक नहीं लिया। कुछ लोग एहसानों का बदला चुकाना जानते हैं और कुछ लोग ईशिका की तरह एहसान फरामोश होते हैं। हाँ, डॉक्टर मर्चेंट काफी अलग है। तुम उसे ईशिका से कंपेयर कर भी कैसे सकती हो? श्रुति ने सिर हिलाकर कहा। डॉक्टर मर्चेंट का नाम याद आते ही आयशा को याद आया कि नक्श ने डॉक्टर मर्चेंट से मीटिंग फिक्स करने के लिए कहा था। उसने तुरंत राधिका से कहा, मैं डॉक्टर मर्चेंट से पर्सनली मिलना चाहती हूँ मॉम। आपने कहा था कि हम डिनर पर साथ चलेंगे, लेकिन काफी दिन हो गए। मेरी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने प्लान पोस्टपोन कर दिया था। मैं उन्हें फिर से मैसेज करती हूँ और फिर हम साथ में चलेंगे। राधिका ने मुस्कुराते हुए आयशा के गाल पर प्यार से हाथ रखकर कहा। वो सब बात करते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे, जबकि ईशिका वसुधा के रूम में थी। वो खिड़की से उन्हीं को देख रही थी। राधिका सिंघानिया बीमारी की वजह से काफी दुबली पतली हो गई थी, लेकिन फिर भी उनकी पर्सनालिटी काफी चार्मिंग थी। वो दिखने में भी खूबसूरत थीं। उन्हें देखकर ईशिका की आंखें हल्की नम होने लगीं। खुद के इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए ईशिका ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया। वो मन ही मन बोली, मिसेस सिंघानिया आयशा से कितना प्यार करती है। मैंने देखा जब उन्होंने मुस्कुराते हुए आयशा पे गाल पर हाथ रखा। मेरी ही किस्मत इतनी खराब क्यों है जो मुझे माँ का प्यार नहीं मिला। ठीक है, वो मेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पैदा होने की वजह से उनकी सब जगह बदनामी हुई थी, तो कम से कम लोगों के सामने मेरी इंसल्ट तो ना करें। अगर मेरे पैदा होने से उन्हें इतनी ही दिक्कत हो रही थी तो उन्होंने मुझे पैदा ही क्यों किया? जैसे ही वो सब दिखना बंद हो गए, ईशिका पलटने वाली थी, तभी उसे वसुधा दिखाई दी। वसुधा ने मुस्कुराते हुए उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, वो औरत कौन थी? जानी पहचानी से लग रही थी, पर तुम्हें पता है ना, बीमारी की वजह से कुछ याद नहीं रहता। इशिका उनकी बात का जवाब देने ही वाली थी कि तभी वसुधा ने अपने सिर पर हाथ रखकर कहा, अरे हाँ, याद आया। वो तुम्हारी माँ है ना? मैं भी क्या पूछ रही हूँ, वो तुम्हारी माँ ही है। भाई, दादी को कुछ याद नहीं रहता, लेकिन जब भी याद आता है वो बम फोड़ देती है। लगता है दादी को काफी कुछ पता है। अब तो इशिका को दवाई जल्दी से जल्दी बनाकर उन्हें ठीक करना होगा। उसकी आधी जिंदगी के राज तो दादी को ही पता होंगे। चलिए, पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इशिका वसुधा से मिलने के लिए उसके प्राइवेट रूम में आई हुई थी। वहाँ उसने राधिका और आयशा को जाते हुए देखा। राधिका को देखते हुए अक्सर इशिका को यही लगता था कि काश उसे भी कोई इतनी प्यार करने वाली माँ मिलती। उनके जाते ही इशिका वसुधा की तरफ पलटी ही थी कि वसुधा ने राधिका को देख लिया था। वसुधा ने राधिका को इशिका की माँ कहकर पहचाना था।
वो तुम्हारी तरह ही लगती है, शक्ल नहीं मिलती पर कोई भी कह सकता है तुम उनकी बेटी हो, वसुधा ने मुस्कुराकर कहा। इशिका उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई। राधिका और इशिका के चेहरे में बस एक ही चीज को मिलती थी और वो था उन दोनों का ही चेहरा ओवल शेप में था। इशिका की आंखों का कलर हल्का ग्रे था, जबकि राधिका की आंखें गहरे भूरे रंग की थीं। वो मेरी मां नहीं है, इशिका ने बिल्कुल धीरे से कहा। फिर वो मन ही मन बड़बड़ा कर बोली, हाँ ये बात अलग है कि मैं हमेशा से चाहती थी कि वो मेरी माँ हो। वो मेरी आइडियल है। मैंने उन्हीं की तरह बनने की कोशिश की और काफी हद तक मेरी आदतें उन्हीं की तरह है। कोई कितनी भी बकवास क्यों ना करे, उसे शांति से हैंडल करना मैंने उन्हीं से सीखा है। इशिका ने वापस वसुधा की तरफ देखा और इस बार थोड़ा तेज आवाज में कहा, दादी आपको कोई गलत फहमी हो गई होगी, वो मेरी मॉम नहीं है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अपनी माँ के साथ कोई लड़ाई हुई है क्या जो रिश्ता मानने से इनकार कर रही हो? वही तुम्हारी माँ है, वसुधा ने थोड़ा सख्ती से कहा। वसुधा की बातें सुनकर इशिका की आंखें नम होने लगी थीं, पर साथ ही उसे हंसी भी आ रही थी। दादी को कुछ भी याद नहीं था, फिर भी वो जो भी कहती थी इतना कॉन्फिडेंट होकर कहती थी कि सामने वाला यकीन करने पर मजबूर हो जाता था। इशिका उन्हें कुछ बोलती उससे पहले अभिमन्यु वहां आ गया था। उसके हाथ में कुछ बैग्स थे। अभिमन्यु ने उन्हें देखकर कहा, चलिए आइए डिनर करते हैं। अभिमन्यु ने खाना अनबॉक्स करना शुरू कर दिया था। हमेशा की तरह वो हेल्दी और डिलिशियस फूड लेकर आया था, साथ में फ्रूट सैलेड भी था। खाने को देखने के बाद वसुधा ने अभिमन्यु से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हें और कोई फ्रूट नहीं मिला था क्या? कैसे पति हो तुम? याद नहीं है क्या तुम्हारी पत्नी को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है? वसुधा की बातें इशिका को हैरान कर देती थीं। वो जल्दी से सिर हिलाकर बोली, दादी आपको कैसे पता मुझे स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है? इशिका को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी थी, इस बारे में उसने कभी वसुधा को नहीं बताया था, फिर भी वो जानती थी। अरे तुम्हें याद क्यों नहीं है? बीमारी मुझे है और भूल तुम जाती हो। तुमने बताया तो था स्ट्रॉबेरी खाने के बाद तुम्हारी बॉडी पर रैशेस होने लगते हैं, वसुधा ने हल्का हंसते हुए कहा। लेकिन मैंने आपको कब बताया था दादी? इशिका ने फिर से पूछा। वसुधा ने कुछ सोचते हुए से जवाब में कहा, काफी टाइम हो गया, शायद शादी से पहले तुमने ये बात मुझे बताई थी। इशिका को अभी भी कुछ याद नहीं आ रहा था। उसकी याददाश्त भी काफी अच्छी थी। वसुधा की बातें सुनकर लग रहा था कि उसे काफी बातें याद आ रही है, तो इशिका ने झट से पूछा, दादी आपको बातें याद आ रही है? क्या आपको याद है हम दोनों की शादी कैसे हुई थी? मुझे याद नहीं आ रहा है, वसुधा ने जवाब दिया। इशिका ने कुछ नहीं कहा, पर मन ही मन उसे गुस्सा आ रहा था। अचानक उसकी नजर अभिमन्यु की तरफ पड़ी, जो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। बेहतर होगा कि तुम डिनर करने पर ध्यान दो, ना कि बार बार मेरी दादी को परेशान करने पर, अभिमन्यु ने उसे डांटते हुए कहा। इशिका ने उसकी बात पर सिर हिलाया। अभिमन्यु को अभी भी यही लग रहा था कि इशिका उनकी बीमारी का फायदा उठा रही है। इशिका ने गहरी सांस ली और बिल्लू को अपनी गोद में उठाकर बोली, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर में खा लूंगी, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, मैं बाहर इसको टहला कर लाती हूँ। वैसे भी पूरे दिन ये ऑफिस में कैद था। ऑफिस में कैद लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं। बोलते हुए इशिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा। उसका इशारा सीधे सीधे अभिमन्यु के लिए था। इशिका ने बहाना बनाया। उसने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और बिल्लू को उठाकर बाहर चल दी। वो थोड़ी ही आगे गई और फिर वहां खड़े होकर वसुधा के कमरे के दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो धीरे से बोली, मुझे पता है तुम बात करने के लिए जरूर आओगे मिस्टर अक्कड़ू। तुमसे अकेले में बात करने का यही तरीका था जो मुझे समझ आया। अब जल्दी से बाहर आ भी जाओ। इशिका वहां खड़ी होकर अभिमन्यु के आने का इंतजार करने लगी। लगभग 5 मिनट बाद उसकी उम्मीद के मुताबिक अभिमन्यु बाहर आ गया था। अभिमन्यु उसके पास आया और आइज रोल करके बोला, मिस सिंघानिया आपको कुछ कहना है? मुझे सच में नहीं पता दादी मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। मेरा यकीन करो, मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है, इशिका अपनी सफाई देते हुए बोली। अंदर जिस तरह से अभिमन्यु इशिका को देख रहा था, उसके मन में यही चल रहा था कि इशिका ने ये सब वसुधा के दिमाग में डाला है, तभी इशिका उससे अकेले में बात करना चाहती थी। उसे लगा अभिमन्यु उसे फिर से एक लंबा चौड़ा लेक्चर देगा, लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा, ठीक है। अभिमन्यु के शब्द कहते थे कि वो इशिका पर यकीन करता है, लेकिन उसकी आंखें और इशिका को देखने का तरीका यही बताता था कि उसे इशिका पर रत्ती भर भी यकीन नहीं है। एक तो ये इंसान अपने एक्सप्रेशंस इतने नॉर्मल कैसे रख सकता है, बोलता भी लिमिटेड है, इशिका मन ही मन बड़बड़ाकर बोली। कुछ पल रुककर वो अभिमन्यु से बोली, मिस्टर राजवंश, क्या आप मुझ पर यकीन करते हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता मिस सिंघानिया कि आप पर यकीन करना चाहिए या नहीं, अभिमन्यु रूखे तरीके से बोला।
इशिका आगे कुछ कहती उससे पहले उसने देखा अभिमन्यु उसके बिल्कुल करीब आने लगा था। उसे पास आते देखकर इशिका अपने कदम पीछे लेने लगी। वो दीवार से जाकर लग गई थी। अभिमन्यु उसके बिल्कुल पास आया और अपना एक हाथ दीवार पर टिकाकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मिस सिंघानिया, आपको ये क्यों लगता है कि मुझे आपके सच या झूठ बोलने से फर्क पड़ेगा? आपके इंटेंशंस चाहे जो भी हों, फिलहाल आप मेरी दादी को खुश रख रही हैं। इसके बदले में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पूरी दुनिया से आपको प्रोटेक्ट करूंगा। वो हर एक चीज लाकर दूंगा जो आपको चाहिए। अभिमन्यु की वॉइस काफी इंटेंस थी। इशिका ने गहरी सांस ली। पूरे गोवा में अगर सबसे पावरफुल बिजनेसमैन कोई था तो वो अभिमन्यु राजवंश था और कोई उसके आगे कुछ नहीं कर सकता था, ना उसकी फैमिली और ना ही कोई और इंसान, यहाँ तक कि सिंघानिया फैमिली भी। वो शख्स जो पूरे शहर को अपनी ताकत के आगे झुकाने की काबिलियत रखता था, वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और ये उसकी बातों से साफ जाहिर हो रहा था। इशिका कुछ नहीं बोली तो अभिमन्यु ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस इंटेंशन से हमारी फैमिली के करीब आई हो और ना ही मुझे फर्क पड़ता है। तुम दादी का ख्याल रख रही हो तो तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे भरोसेमंद शख्स हो। हाँ ठीक है, ये बात आप दूर रहकर भी तो बोल सकते थे। इशिका ने सिर हिलाकर कहा। उसे लगा अभिमन्यु उससे दूर हो जाएगा, लेकिन अभी भी वो वैसे ही खड़ा था। अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सर्द हो गए थे। वो इशिका की आंखों में देखते हुए बोला, लेकिन अगर तुमने गलती से भी मेरी दादी को नुकसान पहुंचाया तो उसकी सजा तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हें क्या दूंगा। अपने घर तो क्या, तुम्हें पूरे गोवा में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में कहीं भी चली जाना, मैं तुम्हें ढूंढकर तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा। अभिमन्यु के बदले हुए बर्ताव को देखकर इशिका ने उसे खुद से थोड़ा दूर धकेला और कड़वाहट से बोली, अब तक कौन सा आपने मेरी लाइफ आसान बना रखी है मिस्टर राजवंश। आपने वाकई मेरी लाइफ बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अभिमन्यु को समझ नहीं आया कि इशिका किस बारे में बात कर रही है। वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। अभिमन्यु कुछ पूछ पाता कि तभी उन्हें पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मिस इशिका सिंघानिया। इशिका ने पीछे पलटकर देखा तो वो प्रोफेसर मिलर थे। उनके अंडर ही वो अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी। प्रोफेसर मिलर इशिका के पास आए। तबीयत खराब होने की वजह से उनकी आवाज थोड़ी भारी हो गई थी। उन्होंने इशिका से कहा, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर अच्छा लगा। क्या तुम्हें कोई जॉब मिली? अभिमन्यु राजवंश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या तुम दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई है क्या? अभिमन्यु चुपचाप उनकी बातों को सुन रहा था। प्रोफेसर से वो पहली बार मिल रहा था, लेकिन फिर भी वो उसका नाम ले रहे थे। अभिमन्यु उनकी तरफ पीठ करके खड़ा था। प्रोफेसर ने आगे कहा, मिस्टर राजवंश को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने तुम्हारी डिग्री बीच में रुकवाने की कोशिश दी और तुम्हें धमकी दी कि तुम गोवा छोड़कर कहीं और चली जाओ। मुझे उनके जैसे बड़े आदमी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। प्रोफेसर की बात सुनकर इशिका तिरछा मुस्कुराकर बोली, डोंट वरी सर, अब सब ठीक है। मिस्टर राजवंश ने मुझे जॉब भी दे दी है और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है कि अगर मैं उनके बताए अनुसार चलूं तो वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे। इशिका बातों बातों में अभिमन्यु को ताने मार रही थी। इशिका को जॉब मिल गई थी, ये सुनकर उन्होंने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने लेकिन अभिमन्यु को पीछे से देखा। अभिमन्यु अभी इंडिया आया था और वो काफी कम लोगों के सामने जाता था, इसलिए उसे ज्यादा लोग जानते नहीं थे। उन्हें याद आया, पिछली बार आयशा और मालविका इशिका के किसी पति के बारे में बात कर रही थी जो कि आवारा था। अभिमन्यु को पीछे से देखते ही मिस्टर मिलर ने इशिका से पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये तुम्हारा वही आवारा पति है ना, जो कुछ नहीं करता? प्रोफेसर मिलर की बात सुनकर अभिमन्यु की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। इशिका ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ ये वही है, मेरे आवारा पति। अभिमन्यु तुरंत उनकी तरफ पलटा। प्रोफेसर मिलर ने अभिमन्यु की तरफ सख्ती से देखकर कहा, दिखने में तो काफी हट्टे कट्टे और लंबे चौड़े लग रहे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? जी जरूर, अब आपने कह दिया है तो मैं एक अच्छी नौकरी करूंगा और अपनी पत्नी का ख्याल भी रखूंगा, अभिमन्यु ने सार्कास्टिकली कहा और फिर इशिका का हाथ पकड़कर जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोला, अंदर चलें, खाना ठंडा हो रहा है। इशिका ने उसकी बात पर हामी भरी और प्रोफेसर को बाय बोलकर जाने लगी। प्रोफेसर को उन्हें साथ देखकर काफी अच्छा महसूस हो रहा था। वो वहां से चले गए। उनके जाते ही अभिमन्यु ने इशिका की तरफ घूरते हुए देखा और फिर उसका हाथ झटक दिया था। मैं आवारा और जॉबलेस, बिल्कुल सही मिस सिंघानिया, अभिमन्यु चिढ़कर बोला और कमरे के अंदर चला गया। वहीं उसे इरिटेट होते देखकर इशिका को मजा आ रहा था। हाँ, वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला में आयशा, आदर्श सिंघानिया और राधिका साथ में डिनर ले रहे थे। राधिका खाना खाने के बजाय अपने ख्यालों में खोई हुई थी।
आदर्श उससे बहुत प्यार करता था। उसे परेशान देखकर उसने राधिका के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, क्या हुआ राधिका, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राधिका कोई जवाब देती उससे पहले आयशा बोल पड़ी, मॉम, इशिका की वजह से परेशान है। एक्चुअली आज हम हॉस्पिटल गए थे तो इशिका वहीं पर थी। और वो वहाँ क्या कर रही थी? आदर्श ने हैरानी से पूछा। उनके हिसाब से वो एक वीआईपी हॉस्पिटल था जहाँ इशिका अपना ट्रीटमेंट कभी अफोर्ड नहीं कर पाती। मुझे नहीं पता, शायद वो मिसेस राजवंश के पास ठहरी हो, आयशा ने मासूम बनते हुए जवाब दिया। फिर आयशा कुछ पल रुक कर बोली, इशिका एक बार भी मॉम से मिलने के लिए नहीं आई। शायद वो मुझसे नफरत करने लगी है क्योंकि मैंने उसे विदेश भेजने की बात कही थी। लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बेबी, ये सब मिस्टर राजवंश ने करवाया था। याद है ना, उस दिन वो घर पर आए थे तब इशिका ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया था और उन्होंने यही कहा था कि इशिका को हमें उसकी लिमिट में रखना चाहिए। हम तो उसका भला ही सोच रहे थे, आदर्श ने प्यार से कहा। उनके मुताबिक आयशा राधिका की बेटी थी तो वो उससे ज्यादा प्यार करते थे, उसकी गलती तक नजरअंदाज कर देते थे। वहीं अभिमन्यु का नाम सुनकर आयशा के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। अभिमन्यु ने उस दिन ऐसा कुछ नहीं कहा था, आयशा ने झूठ बोलकर वो सब किया था। आदर्श आगे बोला, देखो, मैं मिस्टर अभिमन्यु राजवंश के साथ अपना नया वेंचर शुरू करने जा रहा हूँ तो उन्हें किसी भी कीमत पर नाराज नहीं कर सकता। इशिका की हरकतों की वजह से मेरे प्रोजेक्ट पर असर नहीं होने दे सकता हूँ मैं। वैसे भी वो मेरे लिए मायने नहीं रखती है। आदर्श की बातें आयशा को और डरा रही थी। वो कुछ कह पाती उससे पहले आदर्श का मोबाइल बजा। उसने देखा कि पृथ्वी चौहान उसे कॉल कर रहा था। आदर्श ने तुरंत कॉल उठाया और मुस्कुराकर कहा, हेलो मिस्टर चौहान, बोलिए, कुछ बात करनी थी क्या? कहीं आपने उस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए तो कॉल नहीं किया? वो खाना खा रहे थे तो कॉल स्पीकर पर था। वहीं उनसे आयशा का दिल बैठा जा रहा था। उसे डर लग रहा था इशिका अभिमन्यु के आसपास ही रहती थी तो कहीं गलती से भी उसका झूठ सामने न आ जाए कि उसने अभिमन्यु का नाम लेकर कॉलेज से निकलवाया था। फिलहाल के लिए इतना ही। लगता है आयशा का सच बाहर आने वाला है। अभिमन्यु अपने ऊपर उठने वाले सवालों को इतनी आसानी से जानी नहीं दे सकता। देखते हैं आयशा के साथ आगे क्या होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मैनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। डाइनिंग टेबल पर आयशा, मिस्टर सिंघानिया और राधिका बैठे हुए थे। वो डिनर करते हुए इशिका के बारे में बात कर रहे थे। इशिका आजकल अभिमन्यु के क्लोज रहने लगी थी तो आयशा को डर था कि कहीं उसका ये झूठ सामने न आ जाए कि अभिमन्यु ने इशिका को ओशियन यूनिवर्सिटी से निकलवाया था। आयशा अपनी परेशानी में खोई हुई थी कि मिस्टर आदर्श सिंघानिया के पास पृथ्वी का कॉल आया। खाना खाने की वजह से उन्होंने फोन स्पीकर पर कर दिया था। आदर्श ने काफी नरम लहजे में उनसे कॉल करने का कारण पूछा था। तभी पृथ्वी की सामने से सख्त आवाज आई, मिस्टर सिंघानिया, मुझे आपकी बेटी आयशा सिंघानिया से ये जानना है कि मेरे बॉस ने उन्हें ये कब कहा कि इशिका को ओशियन यूनिवर्सिटी से निकलवाया जाए या फिर उसे गोवा में रहने का कोई हक नहीं है। अभिमन्यु अपने ऊपर उठे इल्जाम को इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उसने तुरंत पृथ्वी से कॉल करवा दिया था। पृथ्वी की बातें सुनकर आयशा का चेहरा डर से पीला पड़ गया था। आदर्श ने उसकी तरफ देखा तो वो सब समझ गया था। उसने जबरदस्ती हंसते हुए कहा, बच्ची है, शायद उसे सुनने में कोई गड़बड़ हो गई होगी। मैं उसकी तरफ से आपसे माफ़ी मांगता हूँ। रही बात इशिका की स्टडीज़ की तो वो आगे भी कंटिन्यू रहेगी। मैं कल ही ओशियन यूनिवर्सिटी जाकर बात कर लेता हूँ। आयशा का झूठ पकड़ा गया था। आदर्श ने जैसे तैसे बात को संभाल लिया था। पृथ्वी ने कॉल रखने से पहले कहा, पता नहीं कि मिस आयशा से सुनने में गड़बड़ी हुई है या उनसे ये जानबूझकर हुआ है। जो भी हो, आगे से अगर ये हुआ या किसी भी गलत मामले में मिस्टर अभिमन्यु राजवंश का नाम उछाला गया तो अच्छा नहीं होगा। उम्मीद है आप अपनी बेटी के किए की सजा उसे जरूर देंगे। आदर्श आगे कुछ कहता उससे पहले पृथ्वी ने कॉल कट कर दिया। वहीं कॉल कट होते ही आदर्श ने गुस्से से आयशा की तरफ देखा। वो मासूम बनते हुए जोर जोर से रोने लगी। आयशा रोते हुए बोली, डैड, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उस दिन बहुत डर गई थी जब इशिका बार बार अभिमन्यु राजवंश के पीछे जा रही थी। मुझे डर था कि कहीं उसकी वजह से मेरा रिश्ता न टूट जाए। उसका जो भी सोशल स्टेटस है उसकी वजह से मुझे सबके सामने नीचा देखना पड़ता है। ऐसे में राजवंश फैमिली भी मेरे बारे में गलत सोचने लगती। बस तभी मैंने वो सब।
आयशा ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और फिर से जोर जोर से रोने लगी। जो भी हो, तुम्हें अभिमन्यु राजवंश का नाम बीच में नहीं लेना चाहिए था, आदर्श ने सख्ती से कहा। ये पहली बार होगा जब आदर्श ने आयशा से इतना सख्त लहजे में बात की थी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठियां बांध लीं और फिर आदर्श की तरफ देखकर धीमी आवाज में कहा, मैं उनका नाम बीच में नहीं लेना चाहती थी, लेकिन अगर मैं सीधे सब कुछ आपको बता देती तो आप उसे डांटते नहीं। उसका सोशल स्टेटस जो भी हो, वो आपकी बेटी है। बकवास है ये, आदर्श ने सिर हिलाकर कहा। तुम्हें कितनी बार बताया है कि मेरी सिर्फ एक ही बेटी है और वो तुम हो। मेरा उस लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं है। राधिका को आदर्श की बातें अच्छी नहीं लगीं। उसने आदर्श के हाथ पर अपना हाथ रखकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए कहा, जो भी हो, वो तुम्हारी बेटी है और तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकते हो। आदर्श तुरंत ना में सिर हिलाकर बोला, जानता हूँ बेवकूफ़ी में मुझसे कुछ गलतियां हो गई थीं, लेकिन इतने सालों में भी तुम मुझे नहीं समझ पाई। उस औरत ने मेरे साथ धोखा किया था और मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता। उसे इस घर में रहने की इजाज़त दे दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मेरे लिए कुछ मायने रखती है। मेरे लिए मेरी फैमिली तुम और आयशा हो। आदर्श ने कभी भी मालविका और इशिका को अपना नहीं समझा था। वहीं उनकी बातें दूर खड़ी मालविका ने सुनी तो गुस्से में उसने मुट्ठियां कस लीं। मालविका ने आदर्श की तरफ गुस्से से देखा। वो उसे अपने बचपन से जानती थी और उसी से प्यार करती थी, लेकिन आदर्श ने कभी उसे अपना नहीं समझा। वो राधिका से प्यार करता था। अचानक मालविका के दिमाग में पुरानी यादें ताज़ा हो गई थी। जब वो प्रेग्नेंट हो गई थी तब वो आदर्श के पास आई थी और उससे उसे और अपने बच्चे को अपनाने की गुहार की थी। आदर्श ने उसे वहां से भगा दिया था, लेकिन बाद में वो राधिका के पास गई और राधिका का रहमो करम ही था जो वो आज इस घर में थी। मालविका मन ही मन बोली, आदर्श ने कभी इशिका को बाप का प्यार नहीं दिया। अच्छा हुआ ना जो मैंने दोनों बच्चों को बदल दिया, वरना मेरी बेटी की वही हालत होती जो आज उनकी खुद की बेटी की हो रही है। सोचते हुए मालविका के चेहरे पर ईवल स्माइल आ गई, जिसे वो काफी मुश्किल से काबू कर पा रही थी। मालविका ने सब कुछ इतनी सफाई से किया था कि आदर्श को कभी पता नहीं चला था और आगे ना ही पता चलने वाला था कि इशिका उसकी असली बेटी है। वो जिसे इतना प्यार कर रहा है वो तो मालविका की बेटी थी। राधिका का बदला उसने राधिका की बेटी इशिका से लिया, जो आज दर दर की ठोकरें खा रही थी। मालविका अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आई। उसने देखा राधिका ने आयशा की तरफ देखकर सख्ती से कहा, मुझे नहीं पता क्या हुआ था, पर तुम्हारी गलती है और तुम अपनी गलती के लिए इशिका से माफी मांगने वाली हो। पागल हो गई हो राधिका, हमारी बेटी किसी से माफी मांगेगी, वो भी इशिका जैसी लड़की से, आदर्श ने गुस्से में कहा। गलती चाहे आयशा की ही क्यों न रही हो, लेकिन वो आयशा को इशिका के सामने झुकते हुए नहीं देखना चाहते थे। उनकी बात पर सहमति जताते हुए मालविका उनकी तरफ बढ़ते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है आयशा को इशिका से माफी मांगने की। वैसे भी सिंघानिया फैमिली ने उस पर इतने एहसान किए हैं। गलती तो उसने की थी जो मिस्टर अभिमन्यु राजवंश के पीछे जाकर उन्हें परेशान कर रही थी। उसका नाम सिंघानिया फैमिली से जुड़ा हुआ है तो उसे इसकी इज्जत को बचाकर रखना चाहिए। मालविका के बर्ताव को देखकर राधिका ने आ भरी। उन्होंने आगे कोई बहस नहीं की। उनका खाना हो गया था तो आयशा उन्हें कमरे में ले जा रही थी। रूम में आते ही राधिका ने आयशा से कहा, तुम्हारे डैड तुम्हारी कितनी भी फेवर लें, लेकिन तुमने गलती की है और मैं चाहती हूँ कि तुम इशिका से माफी मांगो। लेकिन मॉम, आयशा ने मना करना चाहा, लेकिन राधिका ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मैं कल इशिका से मिलने का सोच रही हूँ, तुम मेरे साथ चलोगी? आयशा ने गहरी सांस लेकर बिला मन के हामी भर दी थी। वो जानती थी कि वो अपने डैड की सजा से तो बच सकती है, लेकिन राधिका से बचना आसान नहीं था। वो अपने उसूलों पर चलने वाली औरत थी। आयशा का उतरा हुआ चेहरा देखकर राधिका ने उसका मूड ठीक करने के लिए कहा, तुम नक्श को डॉक्टर मर्चेंट से मिलवाना चाहते हो ना? चलो कल दोनों काम निपटा लेंगे। डॉक्टर मर्चेंट से भी डिनर हो जाएगा, नक्श को बुला लेना और इशिका से माफी भी मांग लेना। डॉक्टर मर्चेंट से मिलने की बात सुनकर आयशा के चेहरे पर तुरंत चमक आ गई। वो मुस्कुराकर बोली, थैंक यू सो मच मॉम, मैं नक्श को इस बारे में बता दूंगी। राधिका को गुड नाइट बोलने के बाद आयशा वहां से अपने कमरे में जाने लगी। उसने वसुधा राजवंश को नाराज करके 2% शेयर्स खो दिए थे, लेकिन डॉक्टर मर्चेंट को नक्श की टीम में शामिल करवाने के बाद वो सबका भरोसा फिर से जीत सकती थी। डॉक्टर मर्चेंट का नक्श की टीम में होना उन 2% शेयर से ज्यादा मायने रखता था। वहीं आयशा के जाते ही राधिका ने श्रुति की तरफ देखा, जो उसके लिए दूध और दवाइयां लेकर आई थी। उसे देखकर राधिका ने कमजोर और उदास आवाज में कहा, मेरी तबीयत खराब रहने के चक्कर में मैं आयशा का ध्यान नहीं रख पाई, उसे डिसिप्लिन और संस्कार नहीं सिखा पाई। अब तुम ज्यादा सोच रही हो राधिका, श्रुति ने सिर हिलाकर जवाब दिया।
आयशा एक अच्छी लड़की है, दूसरों के बारे में सोचती है। हाँ, आजकल के बच्चे थोड़ा झूठ बोलने लगे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो दिल की बुरी है। इशिका कभी झूठ नहीं बोलती है, राधिका ने धीरे से कहा। फिर वो खांसने लगी। राधिका को खांसी आना शुरू हो जाती थी तो जल्दी से बंद नहीं होती थी। श्रुति उसके पास आई और प्यार से उसका कंधा सहलाकर कहा, तुम ज्यादा सोच रही हो, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। सब कुछ वक्त पर छोड़ दो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। चलो अब आराम करो। श्रुति ने राधिका को दवाइयां दी और सुला दिया था। अगली सुबह इशिका की आंख खुली। वो हॉस्पिटल रूम में थी। उसे राधिका का मैसेज मिल चुका था। वो आज इशिका से मिलने आने वाली थी। मैसेज देखकर इशिका ने मन ही मन कहा, पूरे 9 साल हो जाएंगे जब मैं राधिका आंटी से मिलने जा रही हूँ। पता नहीं वो मुझे देखकर नाराज होगी या अच्छे से बात करेंगी। इशिका अपने कश्मकश में खोई हुई थी कि तभी अभिमन्यु वहां पर आ गया था। इशिका को नहाने और अपने डेली रूटीन के लिए घर जाना था तो उसे देखते ही वसुधा ने कहा, लड़के तुम ऐसा करो, मेरी बहू को उसके घर छोड़ दो ताकि वो तैयार होकर आ सके। ठीक है, चलिए मिस सिंघानिया, चलते हैं, अभिमन्यु ने इशिका की तरफ देखकर कहा। वैसे भी वो वही करता था जो वसुधा उसे करने के लिए कहती थी। वसुधा को बाय बोलकर इशिका अभिमन्यु के साथ नीचे जाने लगी। उन्हें पार्किंग एरिया में पृथ्वी दिखाई दिया। उसके हाथ में एक पेपर था जो उसने इशिका को दिया था। मिस सिंघानिया, आप इसे खोलकर देख सकती हैं, पृथ्वी ने इशिका से कहा। इशिका ने पेपर को लिया और उसे खोलकर देखा तो उसमें पूरी दुनिया के अलग अलग यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर्स की लिस्ट थी जो न्यू एनर्जी पर रिसर्च कर रहे थे। इशिका ने हैरानी से पृथ्वी की तरफ देखकर पूछा, ये सब क्या है? पृथ्वी जवाब देते हुए बोला, ये सभी यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर ओशियन यूनिवर्सिटी और प्रोफेसर मिलर से ज़्यादा अच्छे हैं। मिस्टर राजवंश की वजह से आपकी स्टडी बीच में रुक गई थी। ऊपर से आप दादी का इतना ध्यान भी रख रही हैं, तो ये एक छोटा सा फेवर समझकर रख लीजिए। आप अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकती हैं मिस सिंघानिया। इशिका ने गहरी सांस ली और सख्त आवाज में कहा, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने आपसे कोई फेवर नहीं मांगा था। तो क्या आप प्रोफेसर मिलर के अंडर रहकर ही अपनी पोस्ट ग्रेजुएट पूरी करना चाहती हैं? पृथ्वी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, जिस पर इशिका ने नामे सिर हिला दिया था। अचानक अभिमन्यु ने कहा, तो क्या आप डॉक्टर मर्चेंट के अंडर अपनी पोस्ट ग्रेजुएट पूरी करना चाहती हैं मिस सिंघानिया? पृथ्वी इशिका से पहले ही जवाब में बोला, लेकिन मिस्टर राजवंश, डॉक्टर मर्चेंट इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते हैं। अब्रॉड में कई यूनिवर्सिटी उन्हें हायर करना चाहती है, लेकिन वो किसी के अंडर जाकर काम नहीं करना चाहते हैं। अगर उनके कोई स्टूडेंट रहे भी होंगे तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होंगे, और मुझे नहीं लगता कि मिस सिंघानिया जैसी स्टूडेंट को वो अपनी टीम में शामिल करेंगी। बेहतर होगा कि ये इनमें से ही किसी प्रोफेसर को चुन ले। हाँ, आगे पीएचडी करनी है तो हम डॉक्टर मर्चेंट से कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट बहुत छोटी डिग्री रह जाती है। इशिका उन दोनों को अजीब नजरों से घूर रही थी। वो दोनों उसी के अंडर उसी को स्टडी करवाना चाहते थे। ऊपर से ये तक कह रहे थे कि उसे डॉक्टर मर्चेंट के अंडर इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। इशिका उनसे और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अभिमन्यु से कहा, मिस्टर राजवंश, आप मेरी परवाह छोड़कर अपना काम करेंगे तो बेहतर होगा। मैं घर जा रही हूँ, मुझे ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। इशिका ने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और वहां से चली गई। उसके जाते ही पृथ्वी ने अभिमन्यु से कहा, मैंने सुना है आयशा अपना पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर मर्चेंट के अंडर कर रही है। ऐसा तो नहीं कि मिस सिंघानिया भी उसकी बराबरी करना चाहती हो, तभी उसे डॉक्टर मर्चेंट के गाइडेंस में पोस्ट ग्रेजुएट करना हो। मुझे नहीं लगता कि वो इसके काबिल भी है। बेहतर होगा कि ये इनमें से ही किसी प्रोफेसर को चुन ले। हाँ, आगे पीएचडी करनी है तो हम डॉक्टर मर्चेंट से कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट बहुत छोटी डिग्री रह जाती है। इशिका उन दोनों को अजीब नजरों से घूर रही थी। वो दोनों उसी के अंडर उसी को स्टडी करवाना चाहते थे। ऊपर से ये तक कह रहे थे कि उसे डॉक्टर मर्चेंट के अंडर इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। इशिका उनसे और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अभिमन्यु से कहा, मिस्टर राजवंश, आप मेरी परवाह छोड़कर अपना काम करेंगे तो बेहतर होगा। मैं घर जा रही हूँ, मुझे ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। इशिका ने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और वहां से चली गई।
उसके जाते ही पृथ्वी ने अभिमन्यु से कहा, मैंने सुना है आयशा अपना पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर मर्चेंट के अंडर कर रही है। ऐसा तो नहीं कि मिस सिंघानिया भी उसकी बराबरी करना चाहती हो, तभी उसे डॉक्टर मर्चेंट के गाइडेंस में पोस्ट ग्रेजुएट करना हो। मुझे नहीं लगता कि वो इसके काबिल भी है। बेहतर होगा कि ये इनमें से ही किसी प्रोफेसर को चुन ले। हाँ, आगे पीएचडी करनी है तो हम डॉक्टर मर्चेंट से कांटेक्ट कर लेंगे, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट बहुत छोटी डिग्री रह जाती है। इशिका उन दोनों को अजीब नजरों से घूर रही थी। वो दोनों उसी के अंडर उसी को स्टडी करवाना चाहते थे। ऊपर से ये तक कह रहे थे कि उसे डॉक्टर मर्चेंट के अंडर इंटर्नशिप नहीं मिलेगी। इशिका उनसे और बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अभिमन्यु से कहा, मिस्टर राजवंश, आप मेरी परवाह छोड़कर अपना काम करेंगे तो बेहतर होगा। मैं घर जा रही हूँ, मुझे ड्रॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं टैक्सी ले लूंगी। इशिका ने उनके जवाब का इंतजार भी नहीं किया और वहां से चली गई। उसके जाते ही पृथ्वी ने अभिमन्यु से कहा, मैंने सुना है आयशा अपना पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर मर्चेंट के अंडर कर रही है। ऐसा तो नहीं कि मिस सिंघानिया भी उसकी बराबरी करना चाहती हो, तभी उसे डॉक्टर मर्चेंट के गाइडेंस में पोस्ट ग्रेजुएट करना हो। मुझे नहीं लगता कि वो इसके काबिल भी है। अचानक अभिमन्यु ने कहा, तो क्या आप डॉक्टर मर्चेंट से कांटेक्ट करो? क्या? लेकिन क्यों? पृथ्वी ने हैरानी से पूछा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभिमन्यु इशिका के बारे में इतना क्यों सोच रहा था। क्या वो उसकी खूबसूरती से इतना इम्प्रेस हो गया था कि उसके लिए डॉक्टर मर्चेंट तक से बात करने के लिए जा रहा था? अभिमन्यु ने पृथ्वी की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वहां से निकल गया। पृथ्वी के पास अभिमन्यु की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हालांकि उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था कि इशिका जैसी मामूली लड़की के लिए इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ दोपहर के वक्त आयशा, राधिका और नक्श एक प्राइवेट रेस्टोरेंट में पहुंचे। वो यहाँ डॉक्टर मर्चेंट के साथ लंच के लिए आए थे। वहां आते ही नक्श में अजीब नजरों से इधर उधर देखा। उसके चेहरे के बिगड़े हुए बिहेव को देखकर आयशा ने पूछा, क्या हुआ नक्श, तुम परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं हुआ है, नक्श ने सख्ती से कहा। नक्श के मना करने पर आयशा ने कुछ नहीं कहा। उसने राधिका से पूछा, डॉक्टर मर्चेंट कहाँ है मॉम, क्या वो अंदर है? हाँ, वो यहाँ पहले ही पहुँच गई हैं और अपने प्राइवेट रूम में हैं। चलो हम अंदर चलते हैं, राधिका ने जवाब दिया और फिर उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। नक्श और आयशा दोनों ही डॉक्टर मर्चेंट से मिलने के लिए बेताब थे, इस बात से अनजान कि वो जिस डॉक्टर मर्चेंट से मिलने के लिए इतने बेताब हो रहे हैं वो कोई और नहीं, इशिका है। ब्यूरो 7। लगता है आज इशिका का राज खुल जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी कल आएगा। पढ़कर समीक्षा कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों ई कहानियाँ हैं आपके लिए। डाउनलोड करें स्टोरी मेनिया एप्लीकेशन, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नक्श और आयशा राधिका के साथ प्राइवेट रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे। ये वही रेस्टोरेंट था जहां इशिका काम करती थी। नक्श ने आते ही इधर उधर देखा। उसकी निगाहें इशिका को ही ढूंढ रही थीं। काफी देर इधर उधर देखने के बाद भी जब नक्श को इशिका नहीं दिखाई दी तो उसने खुद को नॉर्मल किया और आयशा से पूछा, क्या डॉक्टर मर्चेंट राजवंश एम्पायर के साथ काम करने के लिए तैयार है? उसे लगा आयशा ने इस बारे में पहले ही डॉक्टर मर्चेंट और राधिका से बात कर ली होगी। आयशा ने राधिका की तरफ देखा, जिनका ध्यान उनकी बातों की तरफ नहीं था। आयशा नक्श के पास गई और बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, मैं मॉम का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश करती हूँ, तब तक तुम डॉक्टर मर्चेंट से जाकर अकेले में मिल लो। मैं तुम्हें रूम नंबर बता देती हूँ। तुम्हारी डेडिकेशन और काम देखकर वो पक्का मान जाएंगी, पर प्लीज कोई गड़बड़ मत कर देना। नक्श ने उसकी बात पर हामी भरी। आयशा फिर राधिका के पास गई और धीरे से बोली, मॉम, मुझे लगता है कि मेरी ड्रेस के साथ कुछ गड़बड़ है। या तो वो फट गई है या फिर शायद बटन खुल गए होंगे। प्लीज आप मेरी हेल्प करेंगी? राधिका ने जवाब में कहा, ठीक है, चलते हैं। तब तक नक्श रूम तक पहुंच जाएगा। उसके बाद राधिका ने नक्श की तरफ देखकर कहा, रूम नंबर 47 में जाना है। आयशा राधिका को लेकर वॉशरूम की तरफ चली गई तो वहीं नक्श ऊपर रूम नंबर 47 में जा रहा था। ऊपर जाते वक्त वो मन ही मन बोला, अगर खुद को साबित करना है तो मुझे डॉक्टर मर्चेंट को मेरे साथ कन्विंस करना ही होगा। ऑफिस ज्वाइन करते ही मैंने न्यू एनर्जी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड को हासिल कर लिया और वहाँ की एक टीम का हेड बन गया, लेकिन अभी भी लोग मुझ पर सवाल उठाते हैं। अब डॉक्टर मर्चेंट ही मुझे मेरी पोजीशन हासिल करने में हेल्प कर सकती हैं।
नक्श ऊपर गया और उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसके सामने एक लड़की की पीठ थी। वो टेबल पर रखे कप के अंदर चाय डाल रही थी। बाल साइड में होने की वजह से उसकी गोरी और सुंदर पीठ दिखाई दे रही थी। सीरियसली डॉक्टर मर्चेंट एक खूबसूरत यंग लेडी है, जबकि मुझे लगा था वो कोई बड़ा सा आदमी होगा। नक्श ने मन ही मन कहा। उसे बहुत हैरानी हो रही थी। नक्श ने अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया और एक बैलेंस्ड आवाज में कहा, डॉक्टर मर्चेंट, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं राजवंश एम्पायर से आया हूँ। नक्श की आवाज सुनते ही वो दूसरी तरफ पलटी। सामने इशिका खड़ी थी। उसने वाइट कलर का घुटनों तक का डिजाइनर फ्रॉक पहना हुआ था जो बैकलेस था। शायद इसी वजह से जब इशिका चाय सर्व कर रही थी तो बाल साइड हो जाने की वजह से नक्श को उसके बैक दिखाई दे रही थी। उसे देखते ही नक्श ने सिर हिलाकर कहा, इशिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इशिका को राधिका का मैसेज मिला था, तब वो उनके लिए चाय डालने लगी थी। उसे नहीं पता था कि राधिका अपने साथ नक्श को भी लेकर आएगी। इशिका ने गहरी सांस लेकर बोरियत भरे लहजे में कहा, ये सवाल तो मुझे तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। डोंट वरी, मैं यहाँ तुमसे मिलने के लिए नहीं आया हूँ, नक्श ने रूखे तरीके से जवाब दिया। उसके बाद नक्श इधर उधर देखने लगा। वहाँ आसपास इशिका के अलावा कोई नहीं था, तो उसने इशिका की तरफ देखकर पूछा, डॉक्टर मर्चेंट कहाँ है? कौन? इशिका ने चौंकते हुए पूछा। वो नहीं जानती थी कि नक्श वहाँ डॉक्टर मर्चेंट से मिलने आया होगा। मैं डॉक्टर मर्चेंट की बात कर रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? वही जो इस कमरे में ठहरे हुए हैं, नक्श चिढ़कर बोला। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तभी आयशा और राधिका भी वहां पर पहुंच गई थी। इशिका को वहां देखकर आयशा का मुंह बनने लगा था, तो वहीं राधिका उसे देखकर इमोशनल हो रही थी। वो मुश्किल से ही अपने आंसुओं को कंट्रोल कर पा रही थी। तुम इशिका हो ना? राधिका ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। इशिका भी उन्हें देखकर थोड़ा इमोशनल हो गई थी। राधिका बस एकटक इशिका की तरफ देखे जा रही थी। वो एक कमजोर और बीमार बच्ची के बजाय अब एक जवान और सुंदर लड़की में बदल चुकी थी। राधिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर इशिका को कहीं से भी नहीं लगा कि वो उसे देखकर दुखी हुई है। शायद वो बेवजह ओवरथिंकिंग कर रही थी और इतने सालों से राधिका से दूरियां बनाकर रखी थी। इशिका ने गहरी सांस ली और राधिका से पूछा, मिसेस सिंघानिया, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस कभी कभार थोड़ी खांसी हो जाती है। तो तुम इशिका हो? मैंने सुना तुमने शादी कर ली है, राधिका ने जवाब दिया। वो उससे बात करते हुए सीट पर जाकर बैठ गई थी। जवाब में इशिका ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिला दिया। राधिका उससे पूछना चाहती थी कि वो अपने पति को लेकर घर क्यों नहीं आई। फिर उसे याद आया कि कल मालविका और आदर्श का बर्ताव इशिका के लिए कैसा था। जरूर उन्हीं के डर से वो अपने पति को लेकर सिंगानिया विला नहीं आई होगी। आयशा वहीं उनके पास आकर बैठी। उसने उनकी बातचीत के बीच दखल देते हुए कहा, इशिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो यहाँ पार्ट टाइम जॉब करती है, नक्श ने झट से जवाब दिया। आयशा ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, पार्ट टाइम जॉब? जरूर एक वेट्रेस के तौर पर काम करती होगी, लेकिन मैंने सुना था तुम्हें राजवंश एम्पायर में नौकरी मिल गई है, फिर भी ये काम करने की जरूरत पड़ रही है क्या तुम्हें? उसके बातों से राधिका थोड़ी परेशान हो गई थी। उन्होंने इशिका का हाथ पकड़कर पूछा, राजवंश एम्पायर में नौकरी मिलने के बाद भी तुम ये पार्ट टाइम जॉब क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें पैसों की कोई कमी है? आज भी वो इशिका की हेल्प करना चाहती थी। नहीं, वो मैं इशिका ने उनकी बात का जवाब देना चाहा, लेकिन आयशा उसकी बात बीच में काटते हुए बोली, मॉम प्लीज, आप भी कैसी बातों को लेकर बैठ गई हैं? पता है ना आज हमारे गेस्ट कौन है? आप इसे जाने दीजिए, इसके बारे में और कभी बात कर लीजिएगा। आयशा ने गहरी सांस ली और इशिका की तरफ देखकर आगे कहा, इशिका, हम चाहते थे कि तुम भी इस डिनर में शामिल हो, लेकिन तुम यहाँ काम कर रही हो तो हम तुम्हारा काम खराब नहीं करेंगे। तुम अच्छे से सर्व करना, आई प्रॉमिस। जाते टाइम हम तुम्हें एक्स्ट्रा टिप देंगे, जिससे तुम्हारा खर्चा हैंडल होगा। आयशा की बदतमीजियां अब राधिका से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो सख्त आवाज में बोली, चुप करो आयशा। आयशा को चुप करवाने के बाद राधिका ने फिर इशिका की तरफ देखा, जो बिल्कुल शांति से खड़ी थी। उन्हें कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था कि इशिका इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को आराम से हैंडल कर रही है, पर साथ ही उसे अफसोस भी हुआ। इशिका और आयशा दोनों ही आदर्श सिंघानिया की बेटी थी, फिर भी दोनों में इतना भेदभाव किया जा रहा था।
राधिका ने गहरी सांस ली और इशिका से बोली, आज डॉक्टर मर्चेंट हमारे गेस्ट हैं और न्यू एनर्जी पर काम करते हैं। तुम्हारा सब्जेक्ट भी वही है। तुम हमारे साथ डिनर ज्वाइन करोगी तो तुम्हारे फ्यूचर में काम आएगा। राधिका ने जिस तरह से प्यार से इशिका से बात करते हुए उसे डिनर ज्वाइन करने को कहा था, ये देखकर आयशा ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां बांध ली थी। वो मन ही मन बोली, मॉम की प्रॉब्लम क्या है? वो मेरे स्पेशल मोमेंट को क्यों खराब करना चाहती है? डॉक्टर मर्चेंट कहीं बाकियों की तरह इसकी खूबसूरती से इम्प्रेस हो गए तो फिर क्या होगा? वैसे भी आदमी चाहे किसी भी उम्र का क्यों ना हो, सामने लड़की खूबसूरत दिखे तो वो अट्रैक्ट हो ही जाता है। सोचते हुए आयशा की नजर टेबल पर रखी चाय पर गई। वो काफी गर्म थी, उसमें से भाप निकल रही थी। आयशा ने जल्दी से चाय का कप उठाया और इशिका की तरफ करके बोली, मॉम ने कहा था कि आज मैं तुमसे माफी मांगूं, मेरी तरफ से ये चाय तुम्हारे लिए। इशिका चाय पकड़ने वाली थी, तभी उसने महसूस किया कि आयशा के इरादे कुछ और थे। वो चाय पर अपनी पकड़ ढीली करते जा रही थी। आयशा की हरकतें देखकर इशिका ने मन ही मन कहा, इतनी अच्छी तो तुम कभी से रही नहीं हो कि आकर मुझसे माफी मांगो। सो तुम्हारी प्लानिंग मेरे ऊपर चाय गिराकर मुझे जलाने की है। इशिका ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। जब आयशा उसे चाय पकड़ाने लगी तो इशिका जानबूझकर दूसरी तरफ पलट गई, जिससे आयशा का हाथ हट गया और वो चाय उसी के ऊपर जा गिरी थी। आयशा जोर से चिल्लाई। उसके कपड़े तो खराब हो ही गए थे, बल्कि गरम चाय भी उसके ऊपर गिर गई थी। आयशा ने खुद को संभाला और मासूम बनते हुए कहा, मुझे पहले से ही पता था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। मैं तुम्हें एक सॉरी ही कहने जा रही थी और तुमने मेरे साथ ये क्या कर दिया? अगर चाय नहीं पीनी थी तो पहले ही बोल देती। आई एम सो सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया और वैसे भी मैं चाय नहीं पीती हूँ, इशिका ने सिर हिलाकर जवाब दिया। इशिका जो भी कर रही थी वो जानबूझकर कर रही थी, ये नक्श समझ चुका था। वो उस पर चिल्लाकर बोला, कैसी वेट्रेस हो तुम? अपने कस्टमर को इसी तरह जला देती हो? तुम्हें क्या सर्व करना भी नहीं आता? मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा मैनेजर से, ताकि वो तुम्हें यहाँ से हटा दे। राधिका तुरंत उसको शांत करते हुए बोली, बस भी करो, गलती से हो गया। वो हमारी फैमिली है, अब क्या तुम जाकर उसकी कंप्लेंट करके आओगे? आयशा खुद को किसी भी मामले में नीचे नहीं गिराना चाहती थी। उसने अपने दर्द को काबू में किया और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, शायद डॉक्टर मर्चेंट से मिलने की एक्साइटमेंट में इशिका से ये हो गया होगा। आयशा की तरह नक्स भी नहीं चाहता था कि इशिका डॉक्टर मर्चेंट से मिले। वो अपने मन में बोला, शायद इशिका के बारे में ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि वो बहुत इंटेलिजेंट और टैलेंटेड है। अगर डॉक्टर मर्चेंट ने आयशा और इशिका का किसी तरह का टेस्ट लिया तो नो डाउट इशिका पास हो जाएगी, और डॉक्टर मर्चेंट ने उसे अपने इंटर्नशिप के लिए चुन लिया तो मैं उसे कभी हासिल नहीं कर पाऊंगा। नक्श ने एक नज़र इशिका की तरफ देखा और फिर गुस्सा करते हुए बोला, आंटी मुझे नहीं लगता कि इशिका को डॉक्टर मर्चेंट से मिलवाना चाहिए। इसने जानबूझकर किया हो या गलती से हो, इसने आयशा को हर्ट किया है और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये डॉक्टर मर्चेंट से मिलने के लायक ही नहीं है। अब तुम खुद यहाँ से जा रही हो या मैं सिक्योरिटी बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूं? नक्श का बर्ताव किसी भी तरह से राधिका की सहन शक्ति के बाहर था। वो कुछ कहने वाली थी, तभी आयशा ने उसे रोकते हुए कहा, प्लीज मॉम, मामले को मत बढ़ाइए ना, इशिका को जाने दीजिए, वो फिर कभी मिल लेगी। नक्श मेरी केयर करता है तो उसे इतना प्रोटेक्टिव तो होने दीजिए। राधिका कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। उसने इशिका की तरफ प्यार से देखा और फिर इसका कंधा सहलाकर कहा, आई एम सो सॉरी बेटा, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें डॉक्टर मर्चेंट से जरूर मिलवाऊंगी। एक काम करना, तुम्हें जब भी टाइम हो तुम घर आ जाना, हम डॉक्टर मर्चेंट को वहीं पर बुला लेंगे। इशिका उन्हें कुछ कहना चाहती थी, पर आयशा ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, डॉक्टर मर्चेंट आई क्यों नहीं है मॉम? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो इस मीटिंग को कैंसिल कर देंगे? नहीं, उन्होंने कंफर्म किया था। रुको, मैं उन्हें मैसेज कर देता हूँ, राधिका ने जवाब दिया। राधिका मैसेज करने को हुई, तभी इशिका ने कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इशिका ने गहरी सांस ली और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा, डॉक्टर मर्चेंट यहीं इसी कमरे में मौजूद है। जब उन लोगों को पता चलेगा कि इशिका ही डॉक्टर मर्चेंट है, तब पता नहीं इनका रिएक्शन कैसे होगा।